गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत। तो हम इन छुट्टियों के अंदर जो ये क्लासेस चल रही है इन सब का आप अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए और इनके आधार पर अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देख करके बैठ गए। इनमें क्या रहना चाहिए, आपने जो चीज़ वीडियो में देखी है उसके आधार पर कुछ अपने खुद के नोट्स बनाना सीखिए। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक जो चल रहा है हेलोजन व्युत्पन्न, इसमें हमने पढ़ लिया था कि एल्किल हैलाइड है वो जो अभिक्रिया देती है उनमें से हम पहली रिएक्शंस पढ़ी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में हमने एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और अब पढ़ रहे हैं हम द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हमने जो पहले चैप्टर में पढ़ा था अब उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है SN2 के द्वारा। ठीक है, तो हमने इसके जितने विशेषताएं हैं वो हमने पढ़ ली थी, उसमें से एक चीज और रह गई थी। अब उसमें हम पढ़ते हैं कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो इसको द्विअणुक क्यों कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था एक अणुक, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसको तो हमने कहा था एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि ये अभिक्रियाएं एक पद में पूर्ण होती है। ठीक है, और इसके अंदर प्राथमिक एल्किल हैलाइड है वो SN2 अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा क्रियाशील होती है। इन अभिक्रियाओं के अंदर जैसे नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है तो अणु का विन्यास बदल जाता है, जिसको हम वाल्डन प्रतिलोमन या प्रतिपन्न कहा जाता है। अब ये कि इसके अंदर द्विअणुक है, अर्थात अभिक्रिया का वेग है वो रहेगा एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है तो हमने इसमें यहां पर क्या लिख दिया, द्विअणुक, दोनों अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। और दोनों अणु होते क्या है इन अभिक्रियाओं में, एक तो होता है एल्किल हैलाइड और एक होता है नाभिक स्नेही। तो दोनों की सांद्रता है उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अब हमने जैसे पहले 11वीं कक्षा में पढ़ा था कि जो अभिकारक जैसे एल्किल हैलाइड है और नाभिक स्नेही है, प्रारंभ में इनकी मात्राएं क्या होती है, ज्यादा होती है। मात्राएं ज्यादा अर्थात सांद्रता ज्यादा है। जैसे जैसे सांद्रता धीरे धीरे समय के साथ घटती है तो अभिक्रिया का वेग भी घटता है। ठीक है ना, इसी कारण से कहा जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में बहुत अधिक होता है। क्यों, प्रारंभ में अभिकारक है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसकी सांद्रता अधिक होती है। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी आती जाएगी अभिक्रिया का वेग भी घटता जाएगा। ऐसे ही एल्किल हैलाइड की इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग है वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अगर हम देखें कि अभिक्रिया वेग ठीक है ये रहेगा कि कांस्टेंट है, एल्किल हैलाइड RX ये बड़े कोष्टक में लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका अर्थ होता है मोलर सांद्रता। तो ये भी सांद्रता पद हो गया और ये नाभिक स्नेही इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम
हमने जो कल पढ़ा था कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है वो SN2 के प्रति ज्यादा क्रियाशील होती है, ठीक है, और ये SN2 अभिक्रियाएं हैं वो एक पद में पूर्ण होती है। तो फिर प्राथमिक एल्किल हैलाइड ही SN2 के प्रति अधिक क्रियाशील क्यों होती है, इसका हम कारण पढ़ते हैं। तो हमने जैसे कल पढ़ा था कि एक रिएक्शन है CH3I प्लस, अगर हमने ये लिख दिया Nu नेगेटिव था, ये नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही। अब क्या होगा, इस अभिक्रिया में जो बनने वाला उत्पाद रहेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड Nu, नाभिक स्नेही जुड़ गया और हेलोजन परमाणु हैलाइड आयोडाइड आयन के रूप में पृथक हो गया, इसको अवशिष्ट समूह कहा जाता है। अब इसकी अगर हम क्रियाविधि पढ़ते हैं, क्रियाविधि मैकेनिज्म आती है, तो मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही है इसका आक्रमण अणु के जिधर हेलोजन परमाणु होता है उस ओर से नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ऐसे माना जाता है कि जिस तरफ किसी योगी का नामकरण जिसके द्वारा होता है उसके द्वारा उस दिशा से यदि कोई अभिकर्मक आक्रमण करता है तो उसको माना जाता है अग्र दिशा, और उसके विपरीत दिशा से अगर किसी अभिकर्मक का आक्रमण होता है तो उसको कहा जाता है प्रतीप या पश्च दिशा या विपरीत दिशा कहा जाता है। तो SN2 अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही का आक्रमण है वो प्रतीप दिशा से होता है, पश्च दिशा से होता है। अब वो कैसे, देखो जैसे ये रिएक्शन है, ये नाभिक स्नेही है, ठीक है, और प्लस ये हमने लिखा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड I, ठीक है। और जो हमने कल पढ़ा था इसी रिएक्शन में फिर हम बताएंगे भाई ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है SN2 के प्रति ज्यादा क्रियाशील क्यों होती है। तो अब इस नाभिक स्नेही का आक्रमण इस ध्रुवीय कार्बन इसकी ओर आक्रमण होगा, अर्थात ये नाभिक स्नेही धीरे धीरे क्या होगा, इस ध्रुवीय कार्बन इसकी ओर अग्रसर होगा। क्यों, इस कार्बन पर आंशिक धनावेश है, नाभिक स्नेही पर क्या है, ऋणावेश है, तो ये इसकी ओर अग्रसर होगा। जैसे जैसे ये आएगा वैसे वैसे इसके नजदीक आते ही तो ये I है, हेलोजन परमाणु है, ये धीरे धीरे इस कार्बन से दूर चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं Nu और C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और पार्शियल बॉन्ड हो गया I। अब देखो तो ये पीछे की साइड से, बैक साइड से न्यूक्लियोफिलिक का आक्रमण हो रहा है, नाभिक स्नेही का आक्रमण हो रहा है। जैसे जैसे नाभिक स्नेही इसके धीरे धीरे निकट आएगा तो ये पता है हमें कि जैसे ये ऋणावेशित कण है, ये आएगा तो ऋणावेशित कण ही क्या होगा, इस कार्बन से दूर जाएगा। अब इस स्थिति के अंदर क्या है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि इस ध्रुवीय कार्बन से, कार्बन की सूचिता होती है 4 और इस ध्रुवीय कार्बन से एक समय में 5 समूह जुड़े हुए हैं, 3 तो ये हाइड्रोजन, एक नाभिक स्नेही और एक हेलोजन परमाणु। इस स्थिति के अंदर ये काफी देर इस अवस्था को या इस स्थिति को बनने में बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग है इस संक्रमण अवस्था के बनने में जितना समय लगता है उस पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो ये संक्रमण अवस्था, और संक्रमण अवस्था में क्या चीज हो रही है, एल्किल हैलाइड भी है और नाभिक स्नेही दोनों ही भाग लेते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब संक्रमण अवस्था में उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही धीरे धीरे संक्रमण अवस्था बनती जाती है, ये नहीं कि कोई ये बन गई अलग से, इसको बनने में समय लगता है। और जैसे जैसे कोई दूसरा पद नहीं होता है, धीरे धीरे ये नाभिक स्नेही है इस कार्बन के निकट आएगा तो ये हेलोजन परमाणु I है, ये इससे दूर हट करके बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, Nu सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H प्लस
I नेगेटिव। तो ये उत्पाद बन गया, ठीक है। अब इस उत्पाद में क्या हुआ कि नाभिक स्नेही के आक्रमण से इस हैलाइड में जो हाइड्रोजन परमाणु है कार्बन के इस ओर हैं और वो हो गए इसके विपरीत दिशा में, ठीक है। अर्थात अणु का विन्यास वो बदल गया। इसको कहते हैं वाल्डन प्रतिलोमन, ठीक है। अर्थात अणु का विन्यास ये वाल्डन ने बताया था, इसलिए इसका नाम वाल्डन प्रतिलोमन हो गया। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड वो SN2 के प्रति ज्यादा क्रियाशील है। इसका कारण क्या है? अब देखिए कि यदि जैसे ये नाभिक स्नेही है, इस ध्रुवीय कार्बन पर आक्रमण करता है, ठीक है, और आक्रमण करने में जैसे इसके नजदीक आता है तो ये हाइड्रोजन परमाणु है इस नाभिक स्नेही के आक्रमण की दिशा के मार्ग में आ जाते हैं, रास्ते में आते हैं, ठीक है। तो इसको नाभिक स्नेही को आक्रमण करने के लिए जगह चाहिए। तो हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? छोटे होते हैं आकार में छोटे होते हैं, तो नाभिक स्नेही को आक्रमण करने के लिए यहाँ पर जगह मिल जाती है, स्थान मिल जाता है, ठीक है ना। और उस कारण से नाभिक स्नेही आसानी से इस ध्रुवीय कार्बन की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक है। अब ये इसको हम बदलते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल समूह हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या रहेगा वो ध्यान दीजिए कि यदि हमने ऐसे लिख दिया C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड I, हमने प्राथमिक की जगह तृतीयक एल्किल हैलाइड कर दिया। कैसे कि ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये मेथिल समूह का आकार, ये मेथिल समूह का आकार, ये मेथिल समूह। अगर हमने यहां पर इसमें आक्रमण होता है नाभिक स्नेही का इधर से, अब हमें एक चीज है कि इधर से आक्रमण क्यों नहीं होता है हेलोजन परमाणु की ओर से। इसका कारण क्या है कि जब हमने यहां व्यक्त कर दिया कि हेलोजन परमाणु पर क्या है आंशिक ऋणावेश है, जब आंशिक ऋणावेश है और नाभिक स्नेही पर क्या होता है ऋणावेश होता है, तो ये इधर से आक्रमण करेगा तो ऋणावेश है दोनों के बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, तो वो इसको नजदीक ही नहीं आने देगा। तो उस स्थिति में क्या होगा नाभिक स्नेही विपरीत दिशा में चला जाएगा और यहां से वो आक्रमण करने का प्रयास करेगा। अब क्या होता है कि इधर से जब आक्रमण करेगा तो प्राथमिक की जगह हमने क्या ले लिया तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लिया और यहां पर ये हो गए हाइड्रोजन की जगह 3 मेथिल समूह हमने जोड़ दिए और 3 मेथिल समूह जोड़ दिए। मेथिल समूह का आकार है वो हाइड्रोजन से क्या होता है बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण नाभिक स्नेही जब इस ध्रुवीय कार्बन की ओर अग्रसर होना चाहेगा तो ये एल्किल समूह या मेथिल समूह है ये इसको आक्रमण करने में बाधा उत्पन्न करेंगे, रास्ते में रुकावट बन जाएंगे। क्यों? आकार इनका बड़ा है तो इनको धकेल करके इसके कार्बन की ओर निकट आना नाभिक स्नेही के लिए संभव नहीं होता है। इस कारण से ही तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो SN2 अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं और जब ये बाधाएं उत्पन्न होती है इसको कहा जाता है त्रिविम बाधा। अर्थात अणु के अंदर ऐसी स्थिति हो जब कोई अभिकर्मक उस पर आक्रमण करना चाहे तो उस अणु के अंदर उपस्थित समूह है वो उस अभिकर्मक को आक्रमण करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसी कारण से उस बाधा से वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, उसको हम कहते हैं त्रिविम बाधा। तो मेथिल समूह का आकार बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण नाभिक स्नेही यदि इसकी ओर अग्रसर होगा तो ये बीच में आएंगे तो नाभिक स्नेही का इस कार्बन पर आक्रमण नहीं हो पाएगा तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इस कारण से ही तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो SN2 के प्रति कम क्रियाशील होती है। अब यह है कि प्राथमिक में भी हम देखते हैं केवल प्राथमिक में, तो अगर हम यहाँ पर है जैसे ये लिखा हुआ है इसको यदि हमने यहाँ पर CH3 बना दिया तो इसका आकार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन को हटाकर हमने मेथिल समूह जोड़ दिया तो ये भी क्या है प्राथमिक एल्किल हैलाइड।
तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर इसका आकार बढ़ेगा तो नाभिक स्नेही के आक्रमण में ये बड़ा आकार का एल्किल समूह बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। और बाधा उत्पन्न करेगा तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे ध्रुवीय कार्बन से हाइड्रोजन के अलावा अगर एल्किल समूह ये जुड़ते जाएंगे तो त्रिविम बाधा बढ़ती जाएगी, और त्रिविम बाधा बढ़ती जाएगी तो अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे अगर मान लो हमने तृतीयक बना दिया, अब नाभिक स्नेही का इस पर आक्रमण होगा नहीं, इधर से नहीं होगा, तो फिर दूसरी स्थिति बन जाती है कि ये हेलोजन परमाणु हेलाइड के रूप में निकल जाएगा अपने आप ही, और ये बन जाएगा एक कार्बोकेटाइन, ठीक है। और कार्बोकेटाइन बनेगा, और वो कौन सा बनेगा, तृतीयक। तो फिर वो तृतीयक एल्किल हैलाइड SN2 के बजाय SN1 अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील हो जाएगा, क्योंकि वो अभिक्रियाएं दो पद में संपन्न होती है। पहले में क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इस तरह से दोनों अभिक्रियाओं के अंदर SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में प्राथमिक और तृतीयक कौन से SN1 के प्रति अधिक क्रियाशील है, कौन से SN2 के, इसका कारण हमने समझ लिया, ठीक है ना। SN1 दो पद में, कारण कि एल्किल समूह होते हैं ज्यादा, त्रिविम बाधा ज्यादा होती है, तो इसके अंदर नाभिक स्नेही और हेलोजन परमाणु दोनों एक साथ में इस ध्रुवीय कार्बन से नहीं जुड़ सकते, तो उस कारण से वो SN2 अभिक्रिया नहीं देंगे। तो उसके लिए यही होगा कि ये नाभिक स्नेही के आगमन से पहले क्या होगा, हेलोजन परमाणु हेलाइड के रूप में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर रहता है, ठीक है। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं SN2 अभिक्रियाओं के अंदर, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि SN2 अभिक्रिया में यदि हमने सारे के सारे, जैसे मान लीजिए CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, हम देखते हैं कि तीनों हेलाइड है, तीनों ही प्राथमिक हैं, और तीनों ही हेलाइड के अंदर एक कॉमन चीज है, वो है एल्किल समूह तीनों में क्या है, समान है। और तीनों कार्बन है, सभी के अंदर जो कार्बन है इसमें तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो समान एल्किल समूह हो गया, और सबके अंदर हाइड्रोजन जैसे छोटे परमाणु हैं, त्रिविम बाधा कम रहेगी, SN2 के प्रति ये सब अधिक क्रियाशील होंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि जब तीनों ही एक समान एल्किल समूह वाले हैं, तीनों में ही त्रिविम बाधा कम है, तीनों में ही कार्बोकेटाइन का स्थायित्व कम है, तो फिर अधिक क्रियाशील कौन सा रहेगा। तो हम प्राथमिक के अंदर भी ये अलग अलग चीजें हैं। तो अब ये रहेगा कि हमें देखना है हेलोजन परमाणु, ये चारों हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु में कौन कौन से, FCl, Br, I। अब नाभिक स्नेही का जब आक्रमण होता है तो हटने वाले समूह कौन से होते हैं, हेलोजन ही होते हैं। F हटेगा, Cl हटेगा, Br हटेगा, I हटेगा। अब हटने का भी एक नियम होता है कि कोई भी समूह है किसी से निष्कासित होता है, तो निष्कासित होने वाला समूह आसानी से ऐसे नहीं जाएगा, उसकी ताकत पर निर्भर करता है, पकड़ पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए हेलोजन परमाणु, ये एल्किल समूह का कार्बन है, इसको ऐसे पकड़ के रखा है, और ये अगर आसानी से छूट जाए तो इसका मतलब हेलोजन परमाणु का निष्कासन आसानी से होगा। और यदि ये मजबूती से पकड़ के रखा है तो वो हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही के आक्रमण से आसानी से नहीं हटेगा। तो हटने वाला समूह यदि उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो, विद्युत ऋणता ज्यादा हो, तो हमने पढ़ा कि विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है, F की होती है, उससे कम Cl की होती है, Cl से कम Br की होती है, Br से कम I की होती है। अब हम देखते हैं कि बराबर एल्किल समूह समान है, तो निकलने वाला समूह सब में हेलोजन है, भिन्न भिन्न है,
जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी, पकड़ कम होगी, बंध दुर्बल होगा, बंध लंबाई ज्यादा होगी, नाभिक स्नेह के आक्रमण से वो उतना ही आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, कम समय में निकल जाएगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग ज्यादा हो जाएगा। क्यों? समय कम लग रहा है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे कम विद्युत ऋणता सबसे कम है किसकी? आई की। और एफ की क्या है? विद्युत ऋणता सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये ध्रुवीय कार्बन को अधिक मजबूती से पकड़े रखेगा, तो ये आसानी से नहीं हटेगा, और ये आसानी से हट जाएगा, फिर इससे अधिक आसानी से ये हट जाएगा, इससे अधिक ये आसानी से हट जाएगा। तीनों एसएन चारों SN2 के प्रतिक्रियाशील है। तो अब क्रियाशीलता का क्रम क्या बन गया? CH3F CH3Cl CH3Br CH3I। तो SN1 अभी ये क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम हो गया। तो ये SN1 अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। क्यों? निष्कासित होने वाले हेलोजन परमाणु की जैसे जैसे विद्युत ऋणता घटेगी, वैसे वैसे SN1 अभिक्रियाओं के प्रति उस एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता बढ़ेगी, आसानी से ये निकल जाएगा, ये आसानी से नहीं निकला। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या रहेगा? कोई दो कंपाउंड दे देते हैं, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, इन दोनों की तुलना कर दी जाती है। क्या कारण है कि CH3Cl मेथिल क्लोराइड की तुलना में मेथिल आयोडाइड है, SN2 के प्रति ज्यादा क्रियाशील है? इसका कारण क्या है? Cl की तुलना में I की विद्युत ऋणता कम होने के कारण I का आसानी से निष्कासन हो जाता है, इसलिए CH3I है SN2 अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अब हम SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के अंदर अंतर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, SN1 व SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। ठीक है, इधर लिख दिया हम SN1 अभिक्रिया और इधर लिख दिया SN2 अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना, जब कोई एक अंतर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप एक लाइन के अंदर लिख सकते हो। जब एक से ज्यादा दो अंतर पूछे जाए, तीन अंतर पूछे जाए, चार अंतर पूछे जाए, तब आपको एक चीज है, टेबल सारणी बना करके वो अंतर को व्यक्त करना है, जिससे कि क्या आपको भी लगे भी हमने कोई गलत नहीं लिखा। कई बार क्या होता है, हम यहाँ पर है SN1 के लिए क्या लिख रहे हैं और SN2 के लिए क्या लिख दिए, उस लाइन में पता नहीं चलता अपने को। जबकि आप सारणी बनाओगे तो दोनों का अंतर है वो स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम देखें पहला अंतर, अगर मैं दो अंतर अक्सर पूछा जाता है तो मुख्य अंतर में समझ लीजिए। तो SN1 अभिक्रिया है, ये अभिक्रियाएं दो पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, तो इसका पहला अंतर हम देखेंगे, ये दो पद में तो हमने देखा SN2 क्या होगी एक पद में, तो ये अभिक्रियाएं एक पद में
पूर्ण होती है। ठीक है, एक अंतर ये हो गया। अब दूसरा अंतर है, तो हमने ये देखा कि दूसरा अंतर में वो सब लिख दो आपसे जो आपको ध्यान में रहे कि जब दो पद में तो इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है प्रथम पद में। ठीक है ना, तो इस इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा मध्यवर्ती के रूप में। और इसके अंदर क्या रहेगा, अगर वो बीच में बनने वाला कोई है तो वो होती है संक्रमण अवस्था। तो इन अभिक्रियाओं में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो दूसरा अंदर इसमें क्या होगा, इन अभिक्रियाओं में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, इसमें बनेगी संक्रमण अवस्था। इन अभिक्रियाओं में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो हमने ये पढ़ा ये दोनों चीजें आ गई। अब ऐसे मन अभिक्रिया हैं, जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन है उसके अंदर तृतीय करेगा तो उसमें आयन का आयनों में टूटेगा, तो इसका मतलब आयनों में तोड़ने के लिए जो माध्यम काम में लेंगे तो ये अभिक्रियाएं ध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है। अर्थात ध्रुवीय विलायकों में इन अभिक्रियाओं का वेग अधिक होता है। और तीसरा, अब इसमें क्या रहेगा, इसमें कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, इसका मतलब नहीं बनने के लिए हमें क्या चाहिए, विलय के रूप में अध्रुवीय चाहिए। ये अभिक्रियाएं अध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है। ठीक है, अब अधिकतम 4 पूछे जाते हैं, हम कोई सा भी लिख दो चाहे। चौथा अगर लिखने चाहें तो SN1 अभिक्रिया है, इसमें अभिक्रिया का वेग है केवल हमने पढ़ा एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। और जस्ट हमने ये पढ़ा था SN2 अभिक्रियाओं में, जिसको हम द्विअणु कहते हैं, 2 अणु वाली अभिक्रिया है, अर्थात अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो SN1 में इन अभिक्रियाओं का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेग अभिक्रिया वेग बराबर के और ये Rx लिख दिया। तो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब इसमें क्या लिखा हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया का वेग है वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। इन अभिक्रियाओं का वेग एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर दोनों पर निर्भर करेगा तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बराबर के कांस्टेंट है। अब एल्किल हैलाइड को लिखेंगे हम x से, तो ये एल्किल हैलाइड की सांद्रता और ये लिख दिया Nu नाभिक स्नेही इसकी सांद्रता। तो अभिक्रिया का वेग है एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही
दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब इसी प्रकार से हम पांचवा अंतर लेते हैं। तो अब क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था SN1 अभिक्रियाओं में यदि एल्किल हैलाइड है वो प्रकाशिक समावी है, यदि एल्किल हैलाइड क्या है, प्रकाशिक समावी। प्रकाशिक समावी क्या होता है कि जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा कार्बन है, कार्बन से जुड़े जो समूह है वो सारे के सारे भिन्न भिन्न हो, अर्थात वो कार्बन असममित हो, तो बनने वाला जो उत्पाद रहेगा ना वो रेसिमिक मिश्रण होगा। ठीक है ना। तो ये अभिक्रियाएं यदि अभिकारक प्रकाशिक समावी है तो अभिक्रिया का जो समापन है वो रेसिमिक मिश्रण के साथ संपन्न होगा। और जब SN2 अभिक्रियाओं में ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है जो हमने अभी पढ़ा था, तो इसमें अणु का विन्यास बदल जाता है। लास्ट के अंदर जो समूह इधर थे वो इस तरफ आ जाते हैं, तो ये वाल्डन प्रतिपन्न या प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं में यदि एल्किल हैलाइड प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है तो अभिक्रिया का समापन रेसिमिक मिश्रण के साथ होता है। यानी इन अभिक्रियाओं में यदि एल्किल हैलाइड है, प्रकाशिक समावी या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है, तो अभिक्रिया का जो एंड होगा उसमें जो बनने वाले जो उत्पाद होंगे वो आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। ये दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इस हाथ का प्रतिबिंब ये, लेकिन दोनों की विशेषताएं क्या रहेगी, इसका अंगूठा अगर दाईं ओर है इसका बाईं ओर, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन वो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं, ढक के नहीं जा सकते हैं। ऐसे यौगिक होते हैं वो प्रकाशिक समावी कहलाते हैं, और इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। तो SN1 अभिक्रिया क्या होती है, रेसिमिक मिश्रण के साथ संपन्न होती है। कब होती है कि यदि जो एल्किल हैलाइड है उसमें ये विशेषता होनी चाहिए कि वो एल्किल हैलाइड वाला यौगिक है, प्रकाशिक सक्रिय होना चाहिए। और पांचवा अंतर हम इसमें देखें तो SN2 अभिक्रिया होती है, इसमें जो अपने को उत्पाद प्राप्त होगा उसमें अणु का विन्यास बदल जाता है। तो इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का समापन प्रतिलोमन के साथ संपन्न होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। एक ध्यान रख दीजिए कि अक्सर एग्जाम के अंदर दो अंतर या चार पूछे जाते हैं। अगर दो अंतर रहेगा एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अगर दो नंबर का क्वेश्चन होता है तो चार अंतर पूछे जाते हैं। इनमें एक चीज ये मुख्य याद रख लेना, आप कोई भी चीज लिखते हो तो इसमें पहला ये अंतर जरूर लिखना चाहिए और दूसरा अंतर ये जरूर लिखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका उत्तर है, आंसर है, वो अधिक इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसको आप नोटेट कर लीजिए। तो अब हम कल पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही अभिक्रिया है ना, उनके उदाहरण पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड अगर नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देते हैं तो कौन कौन सी देंगे, किस प्रकार से उत्पाद बनते हैं,
किस तरह से उत्पाद है, उनका क्या नाम रहेगा, कौन से देते हैं कौन से नहीं देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं, उनके कारण हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।